कि जब हम बात बनाते हैं, कोई मैसेज बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम असल में एनकोडिंग कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे ये। और जो पर्सन इसको रिसीव करता है वो उसको डीकोड करता है, उसे डीकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। यू मेक अ मैसेज, यू select your symbols, you select your words, you select the pictures, whatever you want to select in order to make your message very meaningful, और then you are passing on this information to other person। आप दूसरे को देते हो और वो पर्सन इसको लेता है, अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक काम करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी को बात कहते हो और आपको लगता है कि आपने बात कह दी और उसको समझ आ गई, और जब हम देखते हैं तो उसको कोई बात समझ नहीं आई होती। उसकी वजह ये है कि आपकी जो सेट ऑफ प्रायोरिटीज है वो फर्क है। रिसीवर का सेट ऑफ प्रायोरिटीज बिल्कुल फर्क होता है। इसलिए आपने उसके लेवल पे आके बात करनी है और उसके अंडरस्टैंड करना है कि जो मेरा रेसिपिएंट है, जो रिसीवर है इंफॉर्मेशन का, उसका बैकग्राउंड क्या है। उसको आपने या तो पहले से आपको मालूम भी होता है, और there are some like situations where you can also check that। for instance, मैं एक मिसाल देती हूँ, मैंने कंडक्ट ट्रेनिंग्स, तो मैं ट्रेनिंग में जाने से पहले जो उनको कोऑर्डिनेटर मैनेज कर रहा होता है या ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है, मैं उनसे राब्ते में रहती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि प्लीज आप मुझे इन लोगों का प्रोफाइल जो है, एक जो ट्रेनी है उसका प्रोफाइल मेरे साथ शेयर करें, ताकि मुझे पहले से पता हो कि उनका एजुकेशन लेवल, उनका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, और मैं अपनी वर्कशॉप के ऊपर जो भी मैंने उनको देना है मैं उनके अकॉर्डिंगली बनाऊं। ये ना हो कि वो बहुत पढ़े लिखे हों और मैं बिल्कुल सिंपल बातें करूं। और ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल पढ़े लिखे, पढ़े लिखे से मुराद है यानी कितने एजुकेटेड है, किस सेक्टर से आए हैं। कोई बैंक सेक्टर से है, कोई आईटी फील्ड का होता है, कोई ऑफिसेज जो होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह के उसमें काम कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ पीपल दे कम ओवर देयर। कुछ लोग टीचर्स भी होते हैं। तो हम फिर उन सब को देखते हुए इस तरह की एक्टिविटीज डिजाइन कर लेते हैं ताकि हम उनको पास ऑन कर सके इंफॉर्मेशन। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर हमने कल, ये लास्ट हमारी स्लाइड थी, फिर मैंने आपकी बात खत्म कर दी थी और मैंने कहा था कि जी अगर एक सारा कुछ हो जाएगा, मैसेज आएगा, तुम इनकोडिंग हो जाएगी और मीडियम के थ्रू तुम रिसीवर को दोगे, रिसीवर मैसेज को डिकोड करेगा, दोबारा से एनकोडिंग करेगा, किस चीज की, अपने फीडबैक की, और फिर वो फीडबैक दे देगा। इस सारे किस्से में एक और चीज आ गई, उसे हम कहते हैं नॉइज। नॉइज जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ऑल्सो एलिमेंट है, क्योंकि नॉइज को तुम डिनाई नहीं कर सकते। आज हम नॉइज की कुछ टाइप्स को भी देखेंगे और कल तक हमारा टॉपिक जो है काफी हद तक कवर हो चुका होगा इंशाल्लाह। और फिर वही बात है, आई विल मेक श्योर कि एक तो मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, दूसरा ये कि मैं अभी बाद में क्लास के जब 5-7 मिनट्स रह जाएंगे तो आई चेक द चैट, और जिसमें लोगों ने मुझे ऑफर किया है कि आई वांट टू बी द सीआर ऑफ द क्लास, तो उसको हम जो है वो वहां पे डिस्प्ले करेंगे और फिर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। जी, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ध्यान से रिलैक्स होके बैठ जाओ। जो कल नहीं देखा था वो आज हम पढ़ रहे हैं ये चीज। बहुत रिलैक्स हो जाओ और कहते हैं ना, लंबा सांस लो और फिर सीधे होके बैठो। और मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, लेट के मत पढ़ा करो, आप बैठ के पढ़ा करो, टेबल पे बैठा करो। क्योंकि वजह यह है कि आपकी स्पाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए, आपकी जो बैक बोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, जिससे मैसेज प्रोपेगेशन सबसे ज्यादा होता है। और अगर वो नहीं की तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे मैं हर दफा लोगों को ये बात जरूर बताती हूँ कि योगा के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, आपकी स्पाइन है, आपकी बैकबोन है, उसके अंदर एक सांप रहता है, एक स्नेक रहता है। आप हैरान होंगे ये कैसे हो सकता है। वो यानी सिंबॉलिकली एक स्नेक रहता है, और स्नेक क्या करता है, वो कॉइल बनाता है। उसकी आदत क्या है, कर्व बनाने की। जब जमीन पे आप देखते हैं कि वो रेंग रहा है, तो वहां पर भी क्या है, अपनी कॉइल बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी जो स्पाइन होती है ये कॉइल बनाती है। और अगर आपको आदत हो जाए बहुत ज्यादा, आप स्ट्रेट होके नहीं बैठते, तो आप देखिए आप में से फैमिली में कोई लोग होंगे, आपने देखा होगा कि ये जब यंग थे तो उनकी हाइट ज्यादा थी, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं, थोड़ा सा भी बूढ़े होते हैं, तो क्या है, उनकी स्पाइन जो है वो श्रिंक कर जाती है, उनकी बॉडी श्रिंक कर जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर हैबिट। उनकी जो उनकी हैबिट है कि वो इस तरह से बैठते हैं या इस तरह से चलते हैं, अपने आप को ड्रूप करके चलते हैं।
तो ये मैं आपको समझा रही हूँ कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज अभी दुनिया में आपने इंशाल्लाह बहुत काम करने हैं, ठीक है? तो आप यंग बच्चे हो और अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से रखा करो, ठीक है? अच्छा जी, अब फोकस हमारा यहाँ पे ये है कि एक डायग्राम हम देख रहे हैं, ये हर्टा मर्फी की बुक से है। ये वो बुक है जो आपके सिलेबस में रिकमेंडेड है। मैंने आपसे कहा है कि अगर आपके पास वो बुक है, आई डोंट माइंड, आप जरूर पढ़ें, ठीक है? कोर्टलैंड बबी की एक बुक भी रिकमेंडेड है, रेफरेंस बुक रिकमेंडेड है, आप बिल्कुल पढ़ें, आपका दिल चाहता है आप 1000 दफा पढ़ें। मगर जो मैं आपको चीजें बहुत जरूरी है उनमें से, इसकी बेस पर आपको पेपर में सवाल आते हैं, वो आपके सामने मैं खुद ही निकाल दूंगी। अब देखिए कि आपको कुछ चीजें समझनी है ध्यान से। सेंडर को हम एनकोडर कहते हैं, जो मैसेज को सेंड करता है। और इसके अलावा जो ओरिजिनल बुक है उसमें उन्होंने यहाँ पे सेंडर वाले ब्लॉक में कुछ और चीजें भी डाली हैं। उसमें उन्होंने लिखा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपकी एजुकेशन और सब्जेक्ट का नॉलेज और आपका वे ऑफ स्पीकिंग या राइटिंग, वो सारा कुछ आपके अंदर है, वो आपको बनाता है, वो आपके एलिमेंट्स हैं। उन सारों की बेस के ऊपर इवन आपकी वैल्यूज, इवन आपका एटीट्यूड, उसकी बेस पर तुम एक मैसेज बनाते हो और तुम नंबर ऑफ सिंबल्स को सिलेक्ट करते हो। एक मिसाल मैं देती हूँ, आपने किसी को कहना है कि बैठ जाओ, आप रिसेप्शन पे खड़े हैं, कोई सेमिनार होने लगा है और लोग आ रहे हैं और आपने उनको बिठाना है। किसी को आप कहते हैं प्लीज टेक दिस सीट, प्लीज सिट डाउन। कोई कहता है बैठ जाइए, कोई कहता है बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ। तो क्या है कि सारे लोगों ने बात तो एक ही कही, जिसके जवाब में आपका रिसीवर बैठ जाएगा, उसको बात समझ आएगी, वो बैठ जाएगा। कोई तमीज वाला होगा तो कहेगा थैंक यू वेरी मच बैठते वक्त, और जो बिठाने वाला है वो कहेगा माय प्लेजर। ये सारी बातें क्या हैं? ये आप हैं, ये मैं हूं, मेरा तरीका है। वही डीलिंग मैंने की, वही डीलिंग किसी और ने की, तो दैट वुड बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। तो हमने कैसे कम्युनिकेट किया? अब सेंडर ने कम्युनिकेट किया रिसीवर को, दरमियान वाला ब्लॉक सिर्फ पहले पढ़े, उसमें लिखा है मैसेज। लिखकर या बोलकर मैसेज किया, और मैंने कोई मीडियम इस्तेमाल किया, जैसे कि मैंने टेलीफोन इस्तेमाल कर लिया, मैंने प्रिंट आउट भेजा, मैंने ईमेल कर दी, कोई भी मीडियम मैंने इस्तेमाल किया, उस मीडियम के जरिए रिसीवर के पास मैसेज गया। और रिसीवर की भी वो एजुकेशन, रिसीवर की स्किल्स, रिसीवर की एक्सपर्टीज सारी काम आएंगी। और वो क्या होगा कि वो रिसीवर जो है वो क्या करेगा, वो मैसेज को पढ़ेगा। अब उसने मैसेज को डिकोड किया, यानी उसने खोला। अब अगर उसका नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो वो कहेगा कि ये क्या है। मिसाल तो एक मुहावरा मेरे ज़हन में आ रहा है, इंग्लिश का मुहावरा है सिटिंग ऑन फेंस, समबडी सिटिंग ऑन फेंस। अब आपको पता है फेंस होती है बाड़, ठीक है? सेंडर ने कहा समबडी सिटिंग ऑन फेंस, रिसीवर ने कहा अच्छा अच्छा मैं बाहर निकल के देखता हूँ, कोई बंदा बाड़ पे बैठा हुआ है। असल में सिटिंग ऑन फेंस एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि एक पर्सन जब दो पार्टियों को एक ही वक्त में सपोर्ट करता है, उसे कहते हैं ही इज सिटिंग ऑन फेंस, ठीक है? जिस तरह, आई एम सॉरी मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है शेख रशीद इज ऑलवेज सिटिंग ऑन फेंस। अगर आप में से कोई उसका बहुत लवर है तो आई एम सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रही, ये मैं अखबार में कहीं पढ़ा था तो मैं आपको बता रही हूँ, किसी ने आर्टिकल में लिखा। या किसी और की मिसाल ले लें, पीपल आर सिटिंग ऑन फैंस, दे आर सपोर्टिंग। तो क्या हुआ, रिसीवर को बात समझ आ गई, क्योंकि उसने डिकोड किया, उसका नॉलेज था, एक्सपर्टीज थी, उसको बात समझ आ गई। लेकिन एक दो और चीजें भी हम देखेंगे आज। वो ये है कि सेंडर को रिसीवर का ख्याल करके बोलना चाहिए, उसको वर्ड्स का इस्तेमाल उसकी नीड के मुताबिक करना चाहिए। अगर वो कोई ऐसी टर्म्स यूज कर लेता है या कोई टेक्निकल जार्गन यूज कर लेता है, आपको टेक्निकल जार्गन क्या है ये भी समझना है, मैं आपको बताऊंगी, इस पर आपको एमसीक्यूज आते हैं। तो आपने कोई टेक्निकल टर्म ना यूज करो, बेचारे रिसीवर को नहीं पता। अब आप में से कोई लोग जो है वो आईकॉम वगैरह अगर किया हुआ आप लोगों ने, या किसी का बीकॉम बैकग्राउंड है, मैं एक टर्म यूज करती हूँ, मैं कहती हूँ बैड डेट केस है, ये बैड डेट है। अब रिसीवर बेचारे को क्या पता ये बैड और डेट ये क्या होता है, कोई बुरी सी चीज होगी। बैड डेट का मतलब होता है कि
आपने क्रेडिट पे चीजें बेची, उधार बेची, पर्सन इज नॉट पेइंग यू बैक, और उसका टाइम गुजर चुका है, और वो उस केस को हम कहते हैं ये बैड डेट है, यानी ये उधार है जो वापस नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि आप टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल ध्यान से करेंगे ताकि रिसीवर को बॉदरेशन ना हो मैसेज को समझने में। अब रिसीवर ने नीचे वाले ब्लॉक पे आ जाओ तो फीडबैक दिया, उसने ओरल दिया, रिटन दिया, एक्शन दिया, साइलेंस दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ दिया। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ कहा, उसने कहा नहीं 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 आपका आइडिया ठीक नहीं है, यानी उसने मुझे करेक्ट किया। मैंने कुछ कहा तो उसने कहा वेल डन, बहुत अच्छा किया, उसने मुझे एंडोर्स किया, उसने मुझे क्या किया, पॉजिटिव मुझे फीडबैक दिया। और कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि फीडबैक यही है, फॉर इंस्टेंस आपने किसी से कहा प्लीज यहाँ बैठ जाइए, वो बैठ गया खामोशी से, तो खामोशी से उसका बैठ जाना एक्शन, वो भी उसका फीडबैक है, ठीक है वो बैठ गया है। तो कभी कभार आपके वर्ड्स और कभी कभार एक्शंस और कभी कभार नॉन एक्शंस, सबके सब आपका फीडबैक होते हैं, ठीक है। तो आप अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही आपकी इनिशियल स्टेज है, आपको आहिस्ता आहिस्ता बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आना शुरू होंगी। इसके बाद ऊपर टॉप पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, कॉन्टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसको समझ लो। कॉन्टेक्स्ट, अभी जो बच्चे जो हैं बार बार मुझे देख रही हूँ हाथ रेस कर रहे हैं या कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं क्वेश्चन एंड में देखूंगी बच्चों, अभी तुम सुकून से बैठो, और जो भी तुमने सवाल कर रहे हो ना, मोहम्मद अमीन वारसी का नाम इस वक्त नजर आ रहा है, नकीबुर रहमान का नाम नजर आ रहा है, बेटा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनने दो, वहां पे जितने सवाल करोगे मैं जवाब दूंगी। इस वक्त अगर मैं बीच में एक एक पर्सन को लेके बैठ गई तो हमारा टॉपिक यहीं पे रह जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आप प्लीज पहले बड़े ही पेशेंस के साथ मुझे सुने, और फिर हम इंशाल्लाह इस पे बात भी करेंगे, यू डोंट वरी अबाउट इट। तो हम इसको देखेंगे, मैं भी देखूंगी कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस भी किए हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट को बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट एक ब्रॉड फील्ड है। ब्रॉड फील्ड का मतलब है, मैं भी आपको इसकी डेफिनेशन भी दूंगी अभी। कॉन्टेक्स्ट इज द सराउंडिंग इन विच कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस। मैं और तुम बात कर रहे हैं, और ऑफिस इज द कॉन्टेक्स्ट। इस वक्त ऑफिस का माहौल है और मैं और तुम बात कर रहे हैं, तो हम बड़ी फॉर्मल बात करेंगे चाहे हम क्लोज फ्रेंड्स क्यों ना हो। तो कॉन्टेक्स्ट मीन माहौल मुझे इस चीज के ऊपर मजबूर कर रहा है कि हम फॉर्मली बात करें। नंबर 2, क्लासरूम है, आप टीचर है, बैठे उसके सामने अपने फ्रेंड से अगर तुमने पेन भी मांगना है तो रिक्वेस्ट करके मांगोगे, जैसे तुमसे ज्यादा तमीज वाला इंसान ही कोई नहीं। और अगर टीचर ना होते तो शायद तुम उसका बैग खोल के खुद निकाल लेते। तो क्या है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारी कम्युनिकेशन पे अफेक्ट करता है। कॉन्टेक्स्ट के बड़े रोल्स हैं, अभी हम कॉन्टेक्स्ट को छोड़ना नहीं है, अभी हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर भी इसको पढ़ना है। कॉन्टेक्स्ट के बड़े रोल्स हैं। कॉन्टेक्स्ट जो है एक सिचुएशन बना देता है, मिसाल के तौर पर कि लोगों की प्रेजेंस की वजह से कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, किसी चीज की अर्जेंसी है, काम फौरन के फौरन करना है, उससे भी कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उससे भी कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। कि अगर यानी पॉजिटिव फेवरेबल कॉन्टेक्स्ट होता तो हम काम कर सकते, अगर नहीं तो फिर मुश्किल हो गई। तो अभी हम कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको नहीं भी समझ आया, अभी इस पर हमने 2 दफा इसका जिक्र आएगा सिलेबस में, तब आपको तब तक बहुत ही क्लियर हो चुका होगा। अब जैसे आपका घर है, तो घर का कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि यू आर रिलैक्स्ड, यू आर सिटिंग इन योर लिविंग रूम, अपने लाउंज में बैठ के आप आराम से टीवी भी देख रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हैं, खाना जो है वो आपकी मर्जी है, डाइनिंग टेबल पे खा रहे हो या सेंटर टेबल पे ले आते हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो आपको कोई मुश्किल नहीं लग रही। लेकिन उसी जगह वही घर अगर आपके कोई फॉर्मल गेस्ट आ जाते तो आप देखिएगा आपकी टोन ही चेंज हो जाएगी। अब ना आपकी सारी तमीज जो है वो सामने आ जाएगी, आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से खाना भी खाएंगे, अपनी प्लेटें उठा के किचन में भी रखाएंगे, जो कि आम हालात में आप ऐसा नहीं करते।